मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का मंजूचंद क्लासेज यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज हम जीव विज्ञान से एक नए टॉपिक को लेके आए हैं, जिसका नाम है आपका नियंत्रण एवं समन्वय। ये एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 7 होगा। ठीक, अगर आप भारतीय भवन देखेंगे तो उसमें चैप्टर नंबर 5 होगा। तो नियंत्रण एवं समन्वय, इससे इस थ्योरी से रिलेटेड 3 वीडियो आएंगे, 3 पार्ट में 1-1 घंटे का वीडियो आएगा। उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव ऑफ सब्जेक्टिव आएगा। चलिए शुरू करते हैं। नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखिए क्या होता है नियंत्रण एवं समन्वय। इस चैप्टर का नाम है, जिसको इंग्लिश में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। नियंत्रण यानी नियंत्रित करना, कंट्रोल करना, और समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन करना। आपने जीव विज्ञान का जो पहला चैप्टर था जैव प्रक्रम, उसमें देखा था आपने कि पोषण परा था, श्वसन परा, उत्सर्जन परा, और परिवहन परा, उत्सर्जन परा। तो आपने देखा था कि एट ए टाइम पूरे शरीर को कितने काम करने पड़ते हैं। जैसे आप सपोज कीजिए कि एट ए टाइम मैं क्या कर रहा हूँ, देख भी रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ, कुछ शरीर का मूवमेंट हाथ का भी कर रहा हूँ। इस हाथ में हमने इलेक्ट्रिक पेन भी रखा रहा हूँ, खड़ा हूँ, कुछ सोच रहा हूँ। तो ये सब देख रहे हैं, एक ही साथ कई काम हो रहा है। उसके साथ ही हमारी कई सारी ग्रंथियां हैं, श्वेत ग्रंथियां, जो कितना इंफॉर्मेशन वातावरण से कलेक्ट कर रही है। जैसे हमारा शरीर है, एसी ऑन है तो यानी ठंड लग रहा है, तो वो भी एक सूचना है इसके लिए, जो मेरा स्किन लेके मस्तिष्क को भेज रहा है। उसी समय हाथ में मैंने कुछ पकड़ा हो तो ये भी मैसेज आपका इंफॉर्मेशन मस्तिष्क के पास पहुंच रहा है। हम आपको देख रहे हैं या बोर्ड पे कुछ भी लिखा हुआ उसको पढ़ रहे हैं, सबका इंफॉर्मेशन मस्तिष्क के पास जा रहा है, और मस्तिष्क फिर सभी को क्या कर रहा है, निर्देश कर रहा है कि आप ऐसे रिएक्ट करें। तो क्या देख रहे हैं कि एक ही टाइम में कितना सारा एक्टिविटी हमारे शरीर में हो रहा है। तो क्या आपको मालूम है कि ऐसा मेरे शरीर में एक मैकेनिज्म नहीं हो जिसको सभी एक्टिविटी को कंट्रोल करे और उनके बीच कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय करे? तो क्या संभव है? जैसे मैं यहाँ पे खड़ा होकर देख रहा हूँ, अगर सिर्फ मेरा दिमाग देखने का काम करता तो मैं किसी की बातों को सुन नहीं सकता, मैं बोल नहीं सकता। यानी एट ए टाइम देख भी रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ, समझ भी रहा हूँ, एक्ट भी कर रहा हूँ। ये सभी के बीच क्या होगा, समन्वय और नियंत्रण बनाना काफी आवश्यक होता है। तभी एक मनुष्य या जीव अपने एक्टिविटी यानी दिन प्रतिदिन के कार्यों को सही रूप से कर सकेगा। इसीलिए इस चैप्टर का नाम पड़ा है नियंत्रण एवं समन्वय, जिसके सेंट्रल पॉइंट हमारा मस्तिष्क है। पादप में भी कुछ रसायन होते हैं जो ऐसे कामों को करते हैं। इसी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए, एक पहले तो आप देख लीजिए कि हमारा शरीर जो है क्या बनता है, एक कोशिका से बनता है। जीव की उत्पत्ति जो होता है एक कोशिका से होता है। जब आपको जनन पढ़ाएंगे उसमें आपको बताएंगे कि कैसे एक जीव का निर्माण होता है। एक कोशिका यानी एक सेल से इतना बड़ा शरीर या आप सभी का या हम सभी का अन्य जीव जंतुओं का बना हुआ, तो अन्य जीव जंतु का निर्माण होता है। वैसे देखिए तो कोशिका यानी कोशिका और कोशिका के समूह बनेगा, उसके बाद उत्तक बनेगा। उत्तक, ये देखिए कोशिका, अंग, और इसके बाद अंग तंत्र। तो जब देखिए एक में अगर ए है तो दो में मान लीजिएगा समूह बना, तीन में ए, चार में ए, पांच में ए, यानी पांच चीजें हुआ, पांच स्टेज के बाद एक जीव का निर्माण हो रहा है। जैसे कोशिका, कोशिका का समूह, उत्तक, अंग और अंगतंत्र। जैसे आपने पढ़ा था पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में क्या देखा था कि जब भोज्य पदार्थ को मुख गुहा में लेते हैं, उसका ग्रासनली से आमाशय में जाता है, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, और मल द्वार द्वारा बाहर निकल जाता है अपाच्य भोजन। तो आपने क्या देखा कि मुख भी है, एक अंग है आपका, छोटी आंत भी, बड़ी आंत, आमाशय, सभी एक एक अंग है। लेकिन पूरा अंग, मुख से लेकर और आपका मल द्वार तक पूरा एक तंत्र का निर्माण हुआ, जिसे पाचन तंत्र या अंग तंत्र बोलते हैं। जैसे उत्तक में देखेंगे तो आपको क्या बताए थे कि रक्त एक संयोजी उत्तक है। यानी रक्त जो हो गया आपका उत्तक हो गया। विभिन्न अंग यानी मान के लिए पाचन तंत्र में आपका यकृत का भी काम है, क्योंकि वो पित्त रस वहां से स्रावित करता है। यानी कई अंग मिलके एक तंत्र का निर्माण करता है, जैसे पाचन तंत्र। उसी तरह जैसे श्वसन तंत्र, उसी तरह परिवहन तंत्र, यानी कई अंग, जैसे हार्ट यानी हृदय एक अंग है, हृदय के साथ भी कई अंग उसमें जुड़ता है, तब आपका परिवहनीय तंत्र बनता है। तो
आप क्या देख रहे हैं कि कोशिका, कोशिका का समूह, उत्तक, अंग और अंग तंत्र के बाद एक जीव का निर्माण होता है। किसी जीव में विभिन्न अंग, किसी जीव में विभिन्न अंग एक साथ मिलकर अलग अलग कार्य करते हैं जिसे समन्वय कहते हैं। यानी इस जो चैप्टर का नाम था आपका नियंत्रण एवं समन्वय, नियंत्रण एवं समन्वय, तो दोनों का आपका क्या होता है, नियंत्रण और समन्वय, वही बताया गया है कि किसी जीव में विभिन्न अंग एक साथ मिलकर अलग अलग कार्य करते हैं जिसे समन्वय कहते हैं। यानी एक ही समय हमारा आंख देखने का काम कर रहा है, मुंह बोलने का काम कर रहा है, दिमाग सोचने और समझने का काम कर रहा है। यानी क्या देख रहे हैं कि एक ही साथ कई अंग कई काम कर रहा है और उनके बीच समन्वय है। जैसे हम कुछ बोल रहे हैं तो मेरा हाथ का डायरेक्शन, मुंह का से आवाज, ये सबका समन्वय है, तभी हम एक साथ काम कर पा रहे हैं। तो वो समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन। अंग तंत्रों के विभिन्न अंग, यानी एक अंग तंत्र जैसे पाचन तंत्र, उसके विभिन्न अंग जैसे छोटी आंत, बड़ी आंत, अमाशय, यकृत, अग्न्याशय, तो अंगों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए नियंत्रण की आवश्यकता होती है। नहीं, आपका एक ही साथ कई काम हो रहा है तो समन्वय जरूरी है, और बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए नियंत्रण जरूरी है। जैसे हमने अगर भोज्य पदार्थ का ग्रहण किया, वो अमाशय में गया, तो अमाशय में भोज्य पदार्थ यानी भोजन के जाने के साथ ही हमारा क्या होना चाहिए, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड वहां आ जाना चाहिए। अगर हमारा ब्रेन अगर नियंत्रित नहीं करे तो भोजन चला गया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आया नहीं, तो क्या भोजन का पाचन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं पचेगा भोजन। तो हमारा उस समन्वय होता है, जैसे ही भोजन अमाशय में जाता है वहां से आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ जाता है। उसी तरह जैसे ही अमाशय से भोजन आगे बढ़ता है, छोटी आंत में जाता है, तो देखते हैं छोटी आंत के पहला भाग जो होता है उसमें अग्न्याशय से अग्न्याशय रस आता है, पीत रस आता है आपका यकृत से, आपका फिर आंतरीय एंजाइम में कई सारा एंजाइम स्रावित होता है। यानी क्या देख रहे हैं कि सभी के बीच नियंत्रण जरूरी है, तभी हमारा भोजन पच पाएगा, यानी पाचन तंत्र सुदृढ़ रूप से काम कर पाएगा। वही बोल रहा है विभिन्न अंगों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए नियंत्रण आवश्यक है। तीसरा देखिए पॉइंट, जय कार्यों के सफल संचालन के लिए, यानी जीव जंतु के जो भी कार्य कर रहा है उसका सफल संचालन हो, सभी जीवों के अंगों एवं अंग तत्वों का समन्वय तथा नियंत्रण आवश्यक है। इस चैप्टर का आप महत्व देख लिए कि क्या महत्व है, किसी भी जीव का काम कर रहा है तो कार्यों का सफल संचालन हेतु नियंत्रण एवं समन्वय की आवश्यकता जरूरी है। अब देखिए सजीवों में अंगों तथा अंग तंत्रों का समन्वय एवं नियंत्रण दो प्रकार से होता है। जितने भी सजीव हैं उनमें अंग तंत्रों एवं आपका अंगों के बीच समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन और नियंत्रण यानी कंट्रोल दो प्रकार से होता है। पहला है आपका तंत्रिकीय नियंत्रण या समन्वय, और रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय। मतलब आपका इसमें कि नियंत्रण समन्वय दोनों में कॉमन है, यही करना है। तो एक आपका तंत्रिकीय व्यवस्था से हो सके या दूसरा आपका रासायनिक व्यवस्था से, यानी शरीर के अंदर अंगों और अंग तंत्रों को दो तरीके से हम समन्वय नियंत्रण कर सकते हैं। एक तो मेरा ब्रेन काम करे, सभी को डायरेक्शन दे काम के लिए, या हमारा रासायनिक यानी कुछ हार्मोन हमारा वैसा आए जो काम करने के लिए डायरेक्शन दे। यही दो व्यवस्था है जो सजीवों में नियंत्रण और समन्वय के लिए उत्तरदायी है। अब देखिए तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय, पहला पढ़ना है तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय, जिसको बोलते हैं नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यह तंत्रिकाओं के द्वारा होता है। ये जो होगा तंत्रिकीय नियंत्रण, नियंत्रण एवं समन्वय जो तंत्रिकीय तंत्रिका के द्वारा होगा, उच्च श्रेणी के जंतुओं में ऐसी तंत्रिकाएं मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं जिसे तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम कहते हैं। तंत्रिकीय नियंत्रण उच्च कोटि के जो जंतु हैं उसमें एक तंत्रिकाएं मिलकर एक तंत्र का निर्माण जिसे तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम। जैसे देखिए ब्रेन है, कितना तंत्र सारा निकला हुआ है, तो ये आपका स्पाइनल कोड होता है। तो ब्रेन सभी जगह आपका इंफॉर्मेशन देने का काम करता है। अब देखिए रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय यानी केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वो था नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यानी नर्व द्वारा यानी तंत्रिका तंत्र द्वारा, और एक केमिकल यानी रासायनिक, यह हार्मोन्स, आप पहले ही बताइए, हार्मोन्स द्वारा संपादित होता है जो अंतःस्रावी
अंतःस्रावी ग्रंथियों यानी इंडोक्राइन ग्लैंड द्वारा स्रावित हैं, जो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। तो देखिए इंडोक्राइन ग्लैंड जो बोले हैं, तो शरीर के अंदर एक ह्यूमन के अंदर कितने इंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, अब देख लीजिए। एक पिनिलियन बॉडी होता है, हाइपोथैलेमस होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, पैराथायराइड होता है, थायराइड होता है, एड्रिनल ग्लैंड होता है, थाइमस ग्लैंड होता है, पैंक्रियाज होता है और ओवरीज और टेस्टिस होता है। यानी इतने ग्लैंड है जहां से हार्मोन निकलते हैं और हमारे शरीर में रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय होता है। ठीक है, तो यही आगे जब हम बताएंगे, जब रासायनिक नियंत्रण प्रभावित होता है रासायनिक, यानी ये इतना ही जो ग्लैंड है यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां है जिसके द्वारा कई हार्मोन्स निकलते हैं और हमारे शरीर में यानी किसी भी जीव में रासायनिक नियंत्रण समन्वय स्थापित होता है। अब देखिए नोट है कि पौधों में केवल यानी पौधा के केस में, पौधा भी सजीव है, तो पौधों में केवल रासायनिक नियंत्रण होता है, यानी हार्मोन द्वारा ही नियंत्रण होगा। क्या बताया कि दो तरीके का नियंत्रण समन्वय होता है, एक तंत्रिका तंत्र द्वारा और एक रासायनिक नियंत्रण, रसायन यानी हार्मोन द्वारा। तो पौधा में जो होगा हमेशा रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय होता है जो हार्मोन द्वारा स्थापित किया जाता है। पौधों में तंत्रिकीय नियंत्रण नहीं पाया जाता है क्योंकि पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं होते हैं। पौधों में तंत्रिकीय नियंत्रण समन्वय नहीं पाए जाने का प्रमुख कारण है कि पौधों में तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम नहीं पाए जाते हैं। ये याद रखिएगा, पौधों में केवल रासायनिक नियंत्रण होता है। ठीक है, अब देखिए पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय, यानी आपको एक पौधों में नियंत्रण समन्वय आपको बताया जा रहा है। यानी अभी इसके पहले वाले स्लाइड में हमने क्या बताया था कि पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय सिर्फ रासायनिक होता है, यानी हार्मोन द्वारा होता है। तो अब देखिए कुछ बेसिक चीज है। पौधों में दो प्रकार की गतियां यानी मूवमेंट पाई जाती हैं। कोई भी पौधा है तो पौधा क्या है, गति करता है। अब गति का उस सेंस में नहीं देखिए कि स्थान परिवर्तन ही सिर्फ गति नहीं होता है, गति करना यानी उसमें वृद्धि करना। जैसे आप देखते हैं कि एक छोटा पौधा, एक बड़ा पौधा, विशाल पौधा, नहीं बरगद या पीपल का पौधा देखिए, एक छोटा पौधा है यानी एक बीज से शुरू होकर कितना विशाल पौधा बनता है, वो भी उसका गति है, मूवमेंट है। तो वही बोल रहा है पौधों में दो प्रकार की गतियां पाई जाती है, एक तो वृद्धि से संबंधित और दूसरा वृद्धि से असंबंधित। यानी जो वृद्धि यानी उसके वृद्धि करने से संबंधित है वो गतियां, वो वृद्धि से संबंधित होगा, और जो वृद्धि से असंबंधित नहीं, उद्दीपन से प्रेरित और स्वतंत्र। यानी जैसे देखिए ये पौधा है, ये पौधा है, अगर ये पौधा है आपका, तो पौधा है तो क्या होगा इसमें कि कुछ ना कुछ बाहरी गतिविधियों के कारण, कुछ न कुछ बाहरी गतिविधियों के कारण इसमें क्या होगा, उद्दीपन होगा। यानी मान के चलिए बाहर कुछ तापमान में परिवर्तन हो गया, कोई इसे छू रहा है, या आपका कोई यानी या मान के चलिए आग लग गया इधर, या कुछ ऐसा गतिविधि हो रहा है, वर्षा हो गया, ये सब क्या होगा, इसको मतलब इसको प्रभावित करेगा। ऐसे वातावरण का जो स्थिति परिस्थिति होगा प्रभावित करेगा, उससे उद्दीपन से प्रेरित होगा और एक उद्दीपन से स्वतंत्र होगा। जैसे आप देखते होंगे कि कोई पौधा है जो किसी के सहारे चलता है और ये बढ़ते जाता है आगे, यानी क्या देख रहे हैं, उसके सहारे वो आगे बढ़ता है। तो आगे हम बताएंगे कैसे कैसे होता है। तो उद्दीपन से प्रेरित, यानी उद्दीपन का मतलब होता है स्टिमुलस। स्टिमुलस मतलब बाहरी गतिविधि, या वो यांत्रिक हो या आपका रासायनिक हो या आपका एक और होता है, उसके कारण जो प्रभाव यानी जो बदलाव आए उस पौधे में या उस जीव में, उसको उद्दीपन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए वृद्धि से संबंधित गति यानी ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट, यानी जो ग्रोथ उसके वृद्धि से संबंधित हो। पौधे में बाह्य उद्दीपन को ग्रहण करने की क्षमता होती है। बाह्य बाह्य उद्दीपन मतलब बाहरी जो गतिविधि में कुछ बदलाव हो रहा है उसको वो संवेदना उसको आता है, यानी उसको महसूस होता है कि बाहर क्या क्या बदलाव हो रहा है, ग्रहण करने की क्षमता होती है। तथा उसके अनुसार उद्दीपन यानी स्टिमुलस की ओर
या उससे दूर, उसकी ओर या उससे दूर गति होती है। ऐसी गति को अनुवर्तन यानी ट्रोपिज्म या अनुवर्तनी यानी ट्रॉपिक मूवमेंट है। जो भी पौधा होगा तो उसके गति करना होता है, उस उद्दीपन यानी बाहरी कुछ बदलाव के कारण जो उसे उद्दीपन हुआ, उस संवेदना उसे प्राप्त हुआ, या तो उद्दीपन की ओर या उससे दूर। जैसे देखिए, अगर आप देखते हैं कि कोई पौधा का जड़ है तो इधर जल है तो इधर ही इसका जड़ इधर मूव कर जाता है। या आप देखे होंगे कि कोई पौधा है, अगर इधर सन है यानी सूरज है तो ये पौधा का पत्ती इधर मुड़ जाता है। यानी क्यों होता है? उसके तरफ उद्दीपन होता है, उसका प्रभाव होता है। ठीक, वही बोल रहा है उसके ओर होगा। मान के लिए प्रकाश है तो प्रकाश की ओर हो जाता है। मान के लिए इधर आग जला दिए तो क्या होगा? बहुत दिन के समय इधर ऐसे थोड़ा सा मूव, इधर भागने की प्रवृत्ति होगा तो उससे दूर भी होगा। ऐसे गति को ट्रोपिज्म या ट्रॉपिक मूवमेंट यानी अनुवर्तन या अनुवर्तनी गति कहते हैं। कोई ये सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है कि अनुवर्तनी गति क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको ये लिखना होगा कि पौधों में बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण करने के तथा उसके अनुसार उद्दीपन की ओर या उससे दूर गति होती है। ऐसे गति को अनुवर्तनी या अनुवर्तन गति कहते। देखिए, अनुवर्तनी गति के प्रकार, यानी आपसे पूछेगा कि अनुवर्तन गति क्या है और अनुवर्तनी गति के कितने प्रकार होते हैं। तो एक तो आप ये परिभाषा लिखेंगे, ये वाला पूरा, और उसके बाद लिखेंगे कितने प्रकार का होता है। तो अनुवर्तनी गति के प्रकार प्रमुखतः 5 होते हैं। पहला होता है प्रकाश अनुवर्तन, यानी उद्दीपन का कारक कौन है। जैसे हमने आपको बताया पीछे कि पौधा है तो उद्दीपन बाहर से होगा, उद्दीपन, उद्दीपन का जो कारक होगा उद्दीपन का, उसी के कारण तो वो गति होगा। तो यही उद्दीपन का कारण, यानी इसमें प्रकाश हो रहा है, इसमें गुरुत्व हो रहा है, इसमें रसायन हो रहा है, इसमें जल हो रहा है और इसमें थिग्मोट्रोपिज्म हो। तो जब प्रकाश वो उद्दीपन का कारण या संवेदना का कारण बनेगा तो उसको बोलेंगे प्रकाश अनुवर्तन। प्रकाश अनुवर्तन। जब वो गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उसका कारण बनेगा तो गुरुत्व अनुवर्तन। और जब रसायन कोई कारण बन गया तो रासायनिक अनुवर्तन। और जब जल कारण बनेगा मूवमेंट यानी अनुवर्तन का, तो जल अनुवर्तन। और थिग्मोट्रोपिज्म एक को बता, 5 प्रकार की अनुवर्तनीय गति होती है पौधों में। देखिए, ये 5 प्रकार का आपको दिखाया गया। फोटोट्रोपिज्म, इसी को बोलते हैं प्रकाश अनुवर्तन। देख रहे हैं पौधा है, इधर से खिड़की से अगर प्रकाश आ रहा है तो ये खिड़की, ये पेड़ का इधर की तरफ मूवमेंट यानी इधर की तरफ गति हो रहा है, यानी ये क्या हो रहा है? उद्दीपन की ओर गति। ठीक, उसी तरह देखिए आप दूसरा, यहाँ पे देखिए फ्लावर शोइंग, यहाँ पे देखिए जियोप्रोटिज्म, यानी ये गुरुत्व अनुवर्तन। ये देख रहे हैं जड़ है, जो जड़ इधर गति कर रहा है, जबकि इसका फुनगी यानी जो ऊपरी वाला भाग है ऊपर की तरफ गति कर रहा है, नहीं ये गुरुत्वीय अनुवर्तन हुआ। उसी तरह यहाँ पे देखिए हाइड्रो यानी जल अनुवर्तन, हाइड्रोट्रोपिज्म यानी जल अनुवर्तन। देख रहे हैं इधर जल का बकेट रखा हुआ है, आपको दिख रहा है कि नहीं? है, इधर जल का बकेट रखा हुआ है तो जल का जो पौधे का जो जड़ है इधर की तरफ शिफ्ट कर रहा है, ये जल की ओर अनुवर्तन हुआ। उसी तरह थिग्मोट्रोपिज्म क्या होता है? आप कई देखे होंगे पौधा जो किसी के सहारे मुड़ के ऊपर चलता है। तो देख रहे हैं ये पौधे आपको आगे बताएंगे तो बढ़िया सा पिक्चर दिखाएंगे तो वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये थिग्मो होता है, ठीक, और ये रासायनिक होता है, परागण वाला स्थिति। अब देखिए एक एक करके पढ़ते हैं हम सबके बारे में और आपको डिटेल से बताएंगे और सभी चीज क्लियर हो जाएगा। देखिए फोटोट्रोपिज्म, इंग्लिश में बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म। फोटो का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित, तो प्रकाश अनुवर्तन, फोटो यानी प्रकाश। यह प्रकाश की प्रतिक्रिया में पौधों की गति है। क्या है? प्रकाश की प्रतिक्रिया में, यानी जैसे बाहर प्रकाश पौधा पर पड़ेगा तो उसकी प्रतिक्रिया में यह गति है, पौधों की गति। इस प्रकार की गति तने के शीर्ष भाग या पत्तियों में स्पष्ट दिखाई है, यानी तना के शीर्ष भाग में या पत्तियों में दिखाई देगा। तभी आप देखते हैं कि सूरज के प्रकाश जिधर से आएगा उधरे उसका पौधा का पत्ती या उसका टहनी मुड़ जाता है। जैसे देखिए, देख रहे हैं शुरू में गमला में जो पौधा है, पौधा क्या हो रहा है? पौधे इधर सूरज का प्रकाश है तो इधर की तरफ मुड़ गया है,
इधर की तरफ मुड़ गया। तो बेंडिंग ऑफ द प्लांट टुवर्ड्स लाइट, प्रकाश की तरफ इसका मुड़ाव हो गया यानी गति हो गया। तो यही आपका प्रकाश अनुवर्तन गया। नोट नोट में देखिए कि जड़ प्रकाश से दूर मुड़कर अनुक्रिया करता है, जबकि जड़ क्या है, ये तो तना और पत्ती उधर मुड़ गया, लेकिन जड़ क्या उधर जा रहा है, नहीं, जड़ उसके विपरीत में प्रकाश से दूर गति करता है। ठीक, उसी तरह यदि जब हम आपको ऑक्सीजन बनाएंगे तो भी आप देखिएगा कि देखिए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ पे है और इधर से सेल इलोंगेशन हो रहा है और आपका सूर्य का प्रकाश इधर है तो ऐसे मुड़ रहा है, यानी सेल इलोंगेशन में आप जब पढ़ाएंगे हम ऑक्सीजन हार्मोन तो आपको बताएंगे कि ऑक्सीजन हार्मोन का कार्य क्या है, तो उसका कार्य एक है सेल इलोंगेशन यानी कोशिका परिवर्धन। ठीक, वहीं इसका फिगर दिखाया है, दिख रहा है सभी चीज। ठीक, तो देख, ठीक है, प्रकाश अनुवर्तन। अब देखिए गुरुत्वानुवर्तन यानी जियोट्रोपिज्म यानी गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण ऐसा गति होगा। यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की दिशा में पौधों की गति है। क्या है, प्रकाश की दिशा में या प्रकाश की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप गति है, या प्रकाश की प्रतिक्रिया में पौधों की गति है। ठीक, जबकि जियोट्रोपिज्म यानी गुरुत्वानुवर्तन यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की दिशा में पौधों की गति है। इस प्रकार की गति जड़ प्रणाली में पाई जाती है। प्रकाश अनुवर्तन कहाँ पाया जाता है, तना या पौधे के ऊपरी भागों में, जबकि एक गुरुत्वानुवर्तन आपको जड़ प्रणाली की विशेषता मानी जाती है। जैसे देखिए ये पौधा एक बार ऐसा है, ठीक, हमने इसको गिरा दिया, हमने इसको एक बार पौधा आपको स्ट्रेट देख रहे हैं ऊपर मूव कर रहा है, लेकिन जब हम इस गमला को गिरा दिए तो देख रहे हैं कि जो जड़ है नीचे की तरफ जा रहा है, जबकि इधर वाला बेंड करके ऊपर की तरफ गया। इसको बोलेंगे पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म और इसको बोलते हैं निगेटिव यानी ये ऋणात्मक, यानी तो बोलेंगे निगेटिव यानी नकारात्मक और ये सकारात्मक, सकारात्मक और इसको सकारात्मक, सकारात्मक। यह आपका पृथ्वी की गति के गुरुत्वाकर्षण के ओर है तो सकारात्मक है, और जबकि टहनी ऊपर जा रहा है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल किधर लगता है, जब आप फिजिक्स में पढ़े होंगे कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अगर ये गमला है तो नीचे की तरफ होगा, तो जब इन गमला पलट देते हैं तो जड़ पे तो नीचे की तरफ लगा और जड़ को इधर गति दिया, लेकिन टहनी है ऊपर की तरफ गया तो ये नकारात्मक की तरफ गया, जबकि गुरुत्वाकर्षण इधर लग रहा है, जबकि उसका वृद्धि ऊपर की तरफ हुआ, तो वहीं ये निगेटिव जियोट्रोपिज्म हो गया और ये पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, ये सकारात्मक गुरुत्वानुवर्तन हो गया, नकारात्मक गुरुत्वानुवर्तन हो गया। ठीक है, आप याद रखिएगा प्रकाश अनुवर्तन किसके के लिए होता है, तना और शीर्ष भाग में, जबकि गुरुत्वानुवर्तन आपका जड़ प्रणाली के लिए होता है, और जड़ नीचे की तरफ जा रहा है यानी गुरुत्वाकर्षण के डायरेक्शन में अगर गति हो रहा है तो उसको सकारात्मक यानी पॉजिटिव बोलेंगे, और गुरुत्वाकर्षण नीचे लग रहा है और पौधा का भाग ऊपर जा रहा है, जैसे ये वाला ऊपर जा रहा है, यहाँ क्या लगेगा, इधर लगेगा गुरुत्वाकर्षण, जबकि ऊपर पौधा ही नकारात्मक गति होगी। अब देखिए नोट देख लीजिए, जड़ें सदैव पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की दिशा में गति करती है, तने गुरुत्वाकर्षण के विपरीत वृद्धि करती है। आपको हो गया ये सकारात्मक गुरुत्वानुवर्तन हो गया और ये नकारात्मक गुरुत्वानुवर्तन हो, ठीक है। अब देखिए रासायनिक अनुवर्तन या कीमोट्रोपिज्म, देखिए इस सबका नाम आप इंग्लिश में भी ध्यान रखिएगा, जैसे सभी का कभी आपको हो सकता है कि वो इंग्लिश में ही नाम लिख दे, प्रकाशो अनुवर्तन फोटोट्रोपिज्म, ठीक है, फोटो प्रकाश से संबंधित है। जियोट्रोपिज्म यानी जियो अर्थ के लिए होता है, जियोट्रोपिज्म गुरुत्वाकर्षण के लिए। कीमो मतलब केमिकल होता है, तो रासायनिक अनुवर्तन कीमोट्रोपिज्म, क्योंकि आपको ऑप्शन में एक जगह हमने देखा था कि कीमोट्रोपिज्म लिखे हुए हैं, अगर आप नहीं जानेंगे तो कैसे बनाएंगे, इसलिए कम से कम इतना बेसिक इंग्लिश का टर्मिनोलॉजी को आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। अब देखिए रासायनिक अनुवर्तन, यह गति रासायनिक उद्दीपनों के द्वारा होता है, रासायनिक यानी केमिकल मुख्य कारक बनेगा उद्दीपन का यानी स्टिमुलस का। फूल में निषेचन के दौरान पराग नलिका का बीजांड की ओर होने वाली गति रासायनिक अनुवर्तन दर्शाता है। आप आगे पढ़ेंगे जनन वाले में
पुष्प का कैसे जनन होता है या पुष्प में कैसे पुष्प बनता है आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पे बस इतना देखिए कि फूल में जो निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है पराग नलिका का बीजांड की ओर, देख रहे हैं ये बीजांड वाला है, तो देख रहे हैं ये जो पराग नलिका ये वाला पार्ट है, इसमें जाके यहाँ पे आया, तो ये भी तो ये गति हो रहा है ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आ रहा है, ये वाला जाके यहाँ पे आ रहा है, ये क्या होगा, ये भी तो एक गति हो रहा है ना, तो इसको बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन, कीमोट्रोपिज्म। ठीक है, आप थोड़ा सा फिगर देखते हैं तो ध्यान में वो चीज़ें ज़्यादा दिनों तक रहेगा और आपको याद करने की ज़रूरत नहीं। जैसे कीमोट्रोपिज्म आएगा तो आपको जब आंख बंद करेंगे तो ये फोटो वाला याद आएगा, अच्छा पराग नलिका, आप ऑप्शन देख के मार देंगे, टिक कर देंगे कि पराग नलिका वाला चीज़ें रासायनिक परिवर्तन। जैसे इसमें देखेंगे जब आपको गुरुत्वाकर्षण, तो ये वाला याद आना चाहिए कि अच्छा इसमें गमला को पलट दिए थे तो नीचे की तरफ एक होता था और एक ऊपर की तरफ, तो इसको सकारात्मक बोलते थे, इसको ऊपर वाले को नकारात्मक बोलते थे। रासायनिक अनुवर्तन हो गया। 4 में ये जलानुवर्तन यानी हाइड्रोट्रोपिज्म। ठीक है, हाइड्रो जल के लिए यूज किया जाता है, तो हाइड्रो और ट्रो सब में देखिएगा ट्रोपिज्म में लगा हुआ है और उसके बगल में उसका जो कारक है, उद्दीपन का कारक है वही, जैसे यहाँ पे प्रकाश है तो आपका फोटो, गुरुत्वा गुरुत्वाकर्षण है तो आपको जियो, और आपका तीसरा था आपका हाइड्रो, उसके बाद जियो, और उसके बाद कीमो, कीमो था यानी रसायन के। ठीक है, यहाँ पे जल है तो हाइड्रो, हाइड्रोट्रोपिज्म यानी जलानुवर्तन। पौधे के अंग का जल की ओर होने वाली गति जलानुवर्तन कहलाती है। पौधों का जल की ओर होने वाली गति, जैसे देखिए ये पौधे है और इधर जड़ है इसका, देख रहे हैं जड़ है, तो यहाँ पे जल का स्रोत है, तो देख रहे हैं पौधा का जो जड़ है जो सीधा ना होके, देख रहे हैं सीधा ना होके इधर की तरफ मुड़ गया है, इधर की तरफ है, देख रहे हैं, तो ये जड़ की गति जल की तरफ हुआ। उसी तरह इस पे भी देखेंगे तो इधर जल है, यहाँ पे ब्लू कलर से दिखाया गया, तो देख रहे हैं जल इधर की तरफ, जड़ जो है इसका तरफ ही जलानुवर्त या पौधे की अवस्था जल की ओर। अब देखिए थिग्मोट्रोपिज्म, थिग्मो और थिग्मोट्रोपिज्म क्या है, यह स्पर्श की प्रतिक्रिया यानी टच की प्रतिक्रिया में होने वाली दिशात्मक गति है। क्या है, स्पर्श यानी किसी भी पौधे को आप टच कर लेते हैं तो उसके कारण पौधे में कुछ बदलाव आता है, उसी यानी वही बोल रहा है टच यानी स्पर्श की प्रतिक्रिया में पौधों में होने वाली दिशात्मक गति है। यानी कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो टच करते हैं, किसी के द्वारा टच होते हैं या वो किसी को टच करते हैं, उसके कारण उसका दिशा में बदलाव होता है या दिशात्मक गति होता है। पौधे के ट्रेंडिल जिस भी सहारे को छूते हैं उसके चारों ओर चढ़ जाते हैं। जैसे देखिए थिग्मोट्रोपिज्म कैसे होता है, वीक स्टेम जितने भी लता होता है, आप देखे होंगे एक क्या नाम होता है जो लता वाला पौधा होता है, जो पान के जैसा पौधा उसका पत्ता होता है और ऊपर उसको कोई सहारा दे दीजिएगा वो ऊपर की तरफ गति करने लगता है और फास्ट गति करता है। या कई ऐसे सब्जी का जो पौधा है वो भी किसी के सहारे वो आगे की तरफ अपना गति करता है, सब थिग्मोट्रोपिज्म है, स्पर्श के कारक। प्रकाश अनुवर्तन में प्रकाश, गुरुत्वानुवर्तन में गुरुत्वाकर्षण, जलानुवर्तन में जल, कीमोट्रोपिज्म यानी आपका रासायनिक में रसायन, उसी तरह थिग्मोट्रोपिज्म में स्पर्श, यानी याद रखिएगा आपको कभी पूछ सकता है कि क्या कारक बनता है इसमें दीपन का, तो स्पर्श। तो देखिए बी क्वेश्चन है, इसके सहारे बंध गया, तो देख रहे हैं इसके सहारे बंधा है स्टेम ट्रेंडिल, इसी को ट्रेंडिल्स बोलते हैं, ट्रेंडिल जिस भी सहारे को छूता है उसके चारों ओर चढ़ जाता है, यानी इसमें अपना मूवमेंट किया और पौधा आगे की तरफ ऊपर बढ़ने लगा। इसी तरह देखिए इधर यहाँ पे मूवमेंट किया और पौधा आगे की तरफ बढ़ रहा है, सपोर्ट को छुआ, इसी तरह देखिए पे ये कर रहा है और आगे की तरफ मूव कर रहा है, देख रहे हैं लेफ्ट लीफ ट्रेंडिल, स्टेम ट्रेंडिल, दो तरीके का होता है, यानी तना भी अगर किसी को स्पर्श करे पकड़ता है, या आपका पत्ती भी, देखिए पत्ती भी छू रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि पत्ती का भाग इधर की तरफ जा रहा है स्पर्श करने, यहाँ पे तना ही स्पर्श किया है और ऊपर पौधा गया है।
प्रकार से को बोलते हैं थिग्मोट्रोपिज्म। 2 नंबर में आपको लिखने के लिए पूछ सकता है कि थिग्मोट्रोपिज्म क्या होता है, व्हाट इज द थिग्मोट्रोपिज्म, यानी थिग्मोट्रोपिज्म क्या होता है। स्पर्श की प्रतिक्रिया में पौधों में होने दिशात्मक गति है। पौधे के टेंडिल जिस भी सहारे को छूते हैं उसके चारों ओर चढ़ जाते हैं, और आप संभव हो तो ये फिगर ऐसा बना दीजिए, ए वाला बनाइए, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें स्टेम यानी तना, तना का एग्जाम्पल है, तना का, और ये आपका पत्ती का, पत्ता बोला दिखा दीजिए वैसे कि तना इसको मूव करके आगे बढ़ा रहा है, और इसमें पत्ती ही ट्रेंडिल्स का काम कर रहा है, यानी जो पकड़ने का, स्पर्श का। अब देखिए ये अभी जो भी पढ़ा आपने, क्या पढ़ा, वृद्धि से संबंधित, ग्रोथ डिपेंडेंट, इस सब में ग्रोथ हो रहा है, यानी बढ़ रहा है, या तो जड़ बढ़ रहा है या पौधा का तना या पत्ती बढ़ रहा है, तो गति हो रहा है। गति ऐसा भी हो सकता है जिसमें वृद्धि से संबंधित है, वृद्धि ना हो। यह गति उद्दीपन से स्वतंत्र होता है, यानी इसमें किसी प्रकार का स्टिमुलस नहीं होता, बाहरी वेदना यानी बाहरी बदलाव का कारण, इसमें इसे नास्टिक गति भी कहते हैं। यह दिशात्मक गति नहीं होता है, जैसे टच मी नॉट प्लांट का तो क्या बताया कि ये उद्दीपन से स्वतंत्र होता है, भाई इसमें वाली चीजें नहीं होती, नास्तिक गति भी कहते हैं। यह दिशात्मक गति नहीं होता, यानी दिशा इसमें नहीं। जैसे आपको देखे होंगे कि छुई मुई का पौधा है, छुई मुई का पौधा है, तो छुई मुई का पौधा में क्या होता है कि आप जैसे उसके पत्ता को छूते हैं तो उसका नाम ही है, देखिए उसका नाम इंग्लिश में क्या है, टच मी नॉट प्लांट, यानी मुझे टच नहीं करना है आपको, टच मी नॉट प्लांट, तो छुई मी बोलते हैं और इंग्लिश में टच मी नॉट प्लांट बोलते हैं, यानी इंग्लिश में बोली ना कि टच मी नॉट, मुझे टच नहीं करना है। जैसे ही आप उसके पत्ते को यानी उसके टच करते हैं तो क्या होता है, शर्मा जाता है बेचारा, वो अपना पत्ते को सिकुड़ लेता है। ठीक है, उसका कारण क्या होता है, जैसे ही आप टचमी प्लांट को यानी छुई पौधे को छूते हैं तो उसका पत्ता जो होता है ना, वो अपना जल में बदलाव करता है, पत्ती में जो जल होता है ना, जल के वॉल्यूम यानी आयतन में बदलाव करता है, और वो सिकुड़ जाता है, और वो सिकुड़ने के कारण वो आपका छुई मुई जैसा दिखेगा। टंचमी प्लांट यानी छुईमी पौधे की विशेषता होता है, जैसे ही उसके पत्ते को छुएगा उसमें का जो जल होगा, तो जल के मतलब क्या, आयतन में परिवर्तन करता है, के कारण वो पत्ता सिकुड़ जाता है। ठीक है, और जैसे ही कुछ देर के बाद छोड़ देंगे तो वो नॉर्मल स्थिति में आ जाए। वृद्धि से असंबंधित गति छुईमी के पौधे। तो देखिए आगे, पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन, आपने देखा था कि पौधों में क्या होता है, तंत्रिकीय समन्वय या नियंत्रण नहीं होता है, सिर्फ रासायनिक समन्वय या नियंत्रण होता है। रासायनिक समन्वय नियंत्रण किससे होता है, हार्मोन के द्वारा। तो पौधों में कौन कौन से हार्मोन होते हैं और किसके द्वारा क्या उसका उपयोग होता है पौधों, पादप हार्मोन या इसको फाइटो हार्मोन बोलते हैं। फाइटो हार्मोन पौधों की जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने में जो भी क्रिया होगा, यानी जल ग्रहण करना, भोजन बनाना, फल का निर्माण करना, फूल का निर्माण, अपना वृद्धि करना, इस सब के बीच नियंत्रण और समन्वय की जरूरत होगा। तो इन सभी के बीच नियंत्रण समन्वय के लिए स्थापित करने के लिए रासायनिक पदार्थ को पादप हार्मोन कर, पादप हार्मोन अगर आपसे कोई पूछे तो क्या बोलिएगा, पौधों की जैविक क्रियाओं के बीच, यानी जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाले रासायनिक पदार्थ को पादप हार्मोन क्या है, एक रासायनिक पदार्थ है। तो पौधों की जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाले रासायनिक पदार्थ को हार्मोन यानी पादप हार्मोन कहते हैं। देखिए प्लांट हार्मोन, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, तो देखिए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर क्या है, एक ऑक्सिन हार्मोन, जिबरलिंस हार्मोन, साइटोकिनिन। प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। ने आपको क्या बताया कि प्लांट के ग्रोथ करने में, प्लांट के वृद्धि में ये तीन जो है आपका उपयोगी हार्मोन है, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। कौन है, ऑक्सिन हार्मोन, जिबरलिंस हार्मोन और साइटोकिन हार्मोन।
जबकि एब्सिसिक एसिड इसको बोलते हैं ABA। एब्सिसिक एसिड या इथाइलिन जो होता है हार्मोन, दो गो प्लांट इन ग्रोथ इनहिबिटर, प्लांट के वृद्धि यानी पौधों के वृद्धि में रुकावट डालने वाला हार्मोन है एब्सिसिक, और तीन को ग्रोथ करने वाला। सबके बारे में एक एक पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, आपको सारा चीज समझ। चलिए देखिए कुछ नोट देख लीजिए। हार्मोन के संश्लेषण का स्थान इनके क्रिया क्षेत्र से दूर होता है। प्लांट में ऐसा जरूरी नहीं है कि जहां पे जरूरत होगा वहीं पे हार्मोन बनता है, नहीं, हार्मोन कहीं और बना जबकि जरूरत कहीं और बने पड़ेगा। जैसे अपने शरीर के से ही देखिए, हमारे शरीर में जो हार्मोन निकलता है, एक पिट्यूटरी ग्लैंड जो दिमाग में होता है यानी ब्रेन यानी मस्तिष्क में है, वहां से वो हार्मोन क्रिएट कर रहे हैं, सेक्रेट करता है, स्रावित करता है, और उस हार्मोन का जरूरत हमारे शरीर के कई अन्य पार्ट में होता है। इसी तरह कई हार्मोन हमारे पेट और साइड में होता है, एड्रिनल ग्लैंड यानी किडनी के आसपास वाले पे भी ग्लैंड होते हैं, वहां से स्रावित होते हैं, तो उसका काम वहीं तो जरूरत नहीं होता है, अन्य जगह भी जरूरत होता है। बोल रहा है कि हार्मोन के संश्लेषण स्थान इनके क्रिया क्षेत्र से, यह विसरण द्वारा क्रिया क्षेत्र तक पहुंचते हैं। विसरण यानी डिफ्यूजन द्वारा। तो देखिए आपको विसरण बहुत जगह आ रहा होगा, तो आप कहीं कंफ्यूज ना हो विसरण आखिर होता क्या है। देखिए विसरण को इंग्लिश में बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, विसरण को डिफ्यूजन बोलते हैं। यानी विसरण क्या होता है, विसरण में होता है आपका कि मूवमेंट होता है, यानी आपका क्या होगा, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है। यानी विसरण क्या होता है कि मान के चलिए दो स्थान है, एक इधर है ए स्थान, इधर बी स्थान, ठीक, और ये पूरा एक जगह है। तो मान के चलिए इधर कुछ किसी चीज का मोलिक्यूल का, किसी भी सॉलिड लिक्विड या गैस, मान के चलिए इधर तरल या ठोस या गैस, किसी भी प्रकार का पदार्थ हो, यानी तरल पदार्थ हो, ठोस पदार्थ हो या गैस पदार्थ हो, इधर हो और इधर भी हो, लेकिन इसी किसी में से यानी तरल ठोस या गैस में से किसी का कंसंट्रेशन यानी इधर सांद्रण अधिक है और इधर सांद्रण कम है, तो अधिक सांद्रण की से कम सांद्रण की ओर मूवमेंट होगा। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर पदार्थों का मूवमेंट जो होता है, गति होता है, उसको विसरण कहते हैं। तो फिर विसरण क्यों आवश्यक है, क्योंकि मान के चलिए पूरा शरीर का पार्ट है, तो एक स्थान पे तरल ठोस या गैस कोई भी पदार्थ ज्यादा है और एक तरफ नहीं है, क्या बंटवारा बराबर है, क्या नहीं बंटवारा है। इसलिए होमोजेनियस बंटवारा के लिए यानी वितरण के लिए समान रूप से वितरण हो, इस वितरण जरूर है। विसरण क्या होता है कि कोई भी सब पदार्थ है, चाहे वो तो तरल हो, ठोस हो या गैस हो, एक स्थान और दूसरा है, माने ये रूम में है, रूम में एक कॉर्नर में कुछ चीज है और दूसरे कॉर्नर में कुछ नहीं है, तो उसको बराबर वितरण नहीं बोलेंगे। तो विसरण द्वारा क्या होगा, ये पूरी तरह से बराबर में वितरित, हाई ग्रेडियंट से लो ग्रेडियंट यानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तब गति होता है। तो वही बोल रहा है हार्मोन के संश्लेषण का स्थान दूर होता है और ये विसरण द्वारा क्रिया क्षेत्र को पहुंचता है। जैसे मान के चलिए हमारा यहाँ पे आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन निकला और वो हार्मोन ब्लड में चला गया, और ब्लड में चला गया तो पूरे शरीर में, समझे, उस प्लांट में क्या होगा, विसरण द्वारा ये चीज होती है। हार्मोन पौधे के विभिन्न अंगों में लघु मात्रा में पहुंचकर वृद्धि और अनेक उपापचयी क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। कहने का मतलब है कि हार्मोन काफी कम मात्रा में स्रावित होता है, लेकिन उसका प्रभाव काफी, ठीक है। अब देखिए पादप हार्मोन के बारे में एक एक करके डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए पहला पादप हार्मोन कौन है, ऑक्सिन, दूसरा जिबरलिंस, तीसरा साइटोकाइनिन, चौथा एब्सिसिक एसिड, पांचवा एथिलीन, छठा फ्लोरिजेंस और सातवां ट्राउमेटिन। देखिए यही तीन जो है ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोसिन यानी वृद्धि जनक है, वृद्धि जनक हार्मोन है, वृद्धि जनक यानी ये पौधों के वृद्धि में सहायक है, यानी वो मदद करता है, जबकि ये दोनों हैं वृद्धि रोधक हार्मोन है, वृद्धि रोधक रोधक हार्मोन है, क्या है, रोधक हार्मोन है। जबकि ये दोनों ये फ्लोरिन्स जो है
फ्लावर फूल खिलने वाला हार्मोन है। और ट्राइमेटिन क्या है, घायल कोशिका के, जहाँ घायल कोशिका हो या घायल पत्ता होता है, यानी पौधा का वहाँ वो क्षेत्र जहाँ घायल हो गया वहाँ पे ट्राउमेटिन निकलता है और वाले क्षेत्र को भरता है। तो ये ट्राउमेटिन। फ्लोरिजेंस क्या है, तो फूल खिलने वाला हार्मोन होता है, पौधों में फूल खिलने में मदद करता है। जबकि ये 3 वृद्धि जनक है और ये 2 आपका वृद्धि रोधक है। इसको एब्सिसिक एसिड यानी ए बी और ए तो याद रखिएगा, वृद्धि रोधक है, जबकि ऑक्सिन जिबरलिन साइटोकिनिन वृद्धि जनक हार्मोन। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। 7 है, आप याद रखिएगा, पादप हार्मोन 7 है। पहला है ऑक्सिन हार्मोन। इसकी खोज 1980 में डार्विन ने की थी। डार्विन का डार्विनवाद भी पढ़े होंगे, आगे पढ़ेंगे, आगे तो जरूरी पढ़ना है 11 यहाँ पे भी आप कहीं कहीं आपको डार्विन का नाम सुने होंगे कहीं। तो डार्विन की खोज डार्विन ने, इसका निर्माण पौधों के ऊपरी हिस्सों, स्तंभ सिर्फ यानी स्टेम टिप, ऑक्सिन हार्मोन का पौधे के ऊपरी सिरों में होता है। या तो आप स्तंभ शीर्ष हो या पौधे के ऊपरी सिरा हो या पौधे के को ये ऑक्सिन ऑक्सिन मॉलिक्यूल है। अगर सूरज का प्रकाश सीधा पड़ रहा है तो सीधा है, अगर सूरज का प्रकाश इधर से आ रहा है तो थोड़ा सा टिल्ट करेगा, यानी सेल इलोंगेशन करता है, कोशिका का परिवर्धन करता है। ठीक है, तो यानी ऑक्सिन हार्मोन क्या हुआ, सेल का परिवर्धन करे, यानी का परिवर्धन। तो यानी आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे कुछ आपको याद नहीं रखना है, बस ये याद रखना है कि ऊपरी हिस्सों में इसका निर्माण हो सके तो आप डार्विन याद कर लीजिए। यहाँ पे अगर आपको कहीं सब्जेक्टिव में पूछ दे और आप वहाँ लिख देते हैं कि हाँ हार्मोन का खोज डार्विन ने की थी, बोनस होगा, तो माना जाएगा कि ये स्टूडेंट को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वो आपके लिए पॉजिटिव होगा। अगर नहीं भी लिखते हैं तो आप लोग के लिए जरूरत है, बस ये याद रखिए ऊपरी हिस्सों के में इसका निर्माण होता है, वो नियंत्रित वाला हार्मोन है। देखिए उसका प्रमुख कार्य क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे या तो कभी ऐसे भी पूछेगा कि पादप हार्मोन क्या है और कौन कौन से हैं। और 5 नंबर में पूछ दिया तो पादप हार्मोन सातों या पांचों लिखिएगा और उसके बारे में 2-2 लाइन लिखिएगा। या कभी कभी हो जाएगा 2 नंबर में आपको स्पेसिफिक एक हार्मोन के बारे में ही पूछ, जैसे पूछ दिए ऑक्सिन हार्मोन के प्रमुख कार्यों का वर्णन करें या ऑक्सिन हार्मोन के किन्हीं 4 कार्य बताएं। ठीक है, जब ऑक्सिन हार्मोन से पूछेगा तो आपको तो प्रमुख कार्य याद रखना होगा उसका। तो ऑक्सिन हार्मोन पूछेगा तो आपको ये लाइन लिखना भी होगा कि ऑक्सिन हार्मोन का निर्माण पौधों के ऊपरी हिस्सों या स्तंभ से है या वृद्धि को नियंत्रित वाला हार्मोन है। उसके बाद लिखिएगा इसके प्रमुख कार्य, इसके प्रमुख कार्य लिख के उसको ऐसे एक कर लीजिएगा, उसको प्रमुख कार्य करके इसको हाईलाइट कीजिए और 1 2 3 4 5 आपको जितना याद है प्रमुख कार्य लिखिए। हमने भी ऐसा ही 1 2 3 4 इसलिए लिखा कि जब आप ऐसे पेपर में लिखते हैं ना तो पेपर देखने वाला, चेक करने वाले को स्पष्ट दिखता है और आप मार्किंग भी। हम स्लाइड के साथ आपको लिखने का भी तरीका भी बताते चलते हैं ताकि आपको ये हेल्प। देखिए प्रमुख कार्य कौन है, कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन का काम ऑक्सिन हार्मोन कर। कोशिका दीर्घन, विवर्धन हमने बोल रहा था, कोशिका दीर्घन होता है सेल इलोंगेशन। ठीक है, आप करेक्ट कर लीजिएगा, परिवर्धन नहीं, कोशिका दीर्घन होता है, थोड़ा सा हिंदी का टर्मिनोलॉजी से। सेल इलोंगेशन होता है जिसे कोशिका दीर्घन बोलते हैं। द्वारा तने की वृद्धि का दीर्घन द्वारा क्या होगा, तने का यह पतियों का विलगन को रोकता है, पतियों को गिरने नहीं देता है। यह बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायक है और यह फसलों को गिरने से बचाता है। इसका प्रमुख कार्य क्या है, ये दोनों याद रखिए, कोशिका का विभाजन और कोशिका का दीर्घन द्वारा तने की वृद्धि। यह पतियों के विलगन को रोकता है, यह बीज रहित फलों का उत्पादन करता है, यह फसलों से बचाता है। 5 प्रमुख कार्य है। अब देखिए नोट में क्या है, यदि स्तंभ का शीर्ष काट दिया जाए तो पौधों की लंबाई में वृद्धि रुक जाती है और 500 शाखाएं निकलने लगती। क्या देखा कि ऑक्सिन हार्मोन है वो पौधों के ऊपरी हिस्सों में होता है, का निर्माण होता है। अगर हम पौधे का शीर्ष ही काट दिया जाए, ऊपरी हिस्सा को काट देंगे तो ऑक्सिन हार्मोन का निर्माण नहीं होगा। जब ऑक्सिन हार्मोन का निर्माण नहीं होगा तो पौधे का वृद्धि नहीं होगा। तो बोल रहा है कि पौधे
कि जब पौधे पे प्रकाश पड़ता है तो ऑक्सीजन परहों के छाया वाले भाग की ओर विसरित होता है। कि अगर प्रकाश पड़ रहा है तो पौधा ऑक्सीजन हार्मोन जो है वो छाया वाला भाग में शिफ्ट हो जाता है। जैसे देखिए, तो ये देखिए, इधर देख रहे हैं, इधर सूरज का प्रकाश है, तो यहाँ पे सोलर जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है, देखिए इधर से आ रहा है, तो क्या देख रहे हैं कि इधर तो अभी डिस्ट्रीब्यूट चारों तरफ था ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, लेकिन जैसे ही इधर से प्रकाश आ रहा है तो प्रकाश इधर से है तो छाया की तरफ यानी इधर की तरफ शिफ्ट कर गया है। देख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा कि इधर की तरफ शिफ्ट कर गया है मॉलिक्यूल, जबकि इधर है तो सारा का सारा यहाँ पे आ गया है, सारा का सारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इधर की तरफ आ गया है। ही बोलना चाहता है प्रकाश की विपरीत, या पौधे प्रकाश पड़ता है तो ऑक्सीजन परवों के छाया वाले भाग की ओर स्पष्ट दिख रहा है। जैसे प्रकाश पड़ेगा तो जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होगा जो छाया वाले भाग की ओर शिफ्ट है। ठीक है, नेक्स्ट अब दूसरा देखिए, जिबरलिंस हार्मोन क्या है। तो देखिए जिबरलिंस हार्मोन, इसकी खोज 1926 ईस्वी में जापानी वैज्ञानिक कुरोसावा ने की थी। कहाँ के वैज्ञानिक थे? जापानी वैज्ञानिक कुरोसावा ने की थी। इस वर्ग का मुख्य हार्मोन जिबरेलिक अम्ल है। ठीक है, तो जिबरेलिक हार्मोन्स क्या है, तो देखिए क्या है, एसिड यानी बीज है, बीज को अंकुरित करने में ये क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। तो यानी इसका एक काम होगा बीज को अंकुरित। देखिए प्रमुख कार्य क्या है, कोशिका विभाजन इसका भी काम है, जैसे कि आपने ऑक्सीजन हार्मोन का था। कोशिका दीर्घन ये भी करता है, पौधे के स्तंभ की लंबाई में वृद्धि करता है। पौने पौधे को लंबा करता है, इसका एक महत्वपूर्ण कार्य है। ये दो कार्य तो ऑक्सीजन का भी था, ये दोनों और यहाँ भी है, लेकिन ये बौने पौधे को लंबा करता है। बृहत आकार में फल तथा फूलों का उत्पादन करता है, बीजों को अंकुरित करने होने के लिए प्रेरित करता है। ये इसका सबसे बेस्ट कार्य है। कोई बीज रहता है, देखते हैं बीज अगर शुष्क अवस्था में रहता है तो उसमें अंकुरन नहीं होता है, जैसे उसको पानी में फुला के या छोड़ते हैं तो उसमें बीज अंकुरित होने लगता है, या उसको खेतों में यानी मिट्टी में डालते हैं तो बीज अंकुरित हो जाता है। तो अंकुरन का काम कौन करता है? जीन्स हार्मोन। ठीक है, 5 काम जीन्स का भी ऑक्सीजन का भी 5 काम हमें बनाता है, दोनों काम इसका भी है उसका भी है, लेकिन ये 3 इस अलग है। करना होने से होने के लिए प्रेरित करना। अब देखिए तीसरा हार्मोन कौन है? साइटोकाइनिन हार्मोन। साइटोकाइनिन, इसकी खोज 1955 में मिलर ने की थी, किंतु लिथाम ने दिया था। ठीक है, ये सब आपको बस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए, जरूरी नहीं याद हो तब भी वाह वाह, नहीं याद हो तब भी वाह वाह, ज्यादा। ठीक है, क्योंकि ये सब आगे आपको पढ़ना है, जब आप आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा नॉलेज रहेगा तो ठीक रहेगा। अगर आपको याद हो गया लिख दें तो अच्छी बात है। यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर काम करता है, यानी भी हार्मोन किसके साथ मिलकर काम करता है? साइटोकाइनिन ऑक्सीजन के कारण, यानी ये भी वृद्धिजनक हार्मोन है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन रहेगा वहां जहां ये कोशिका विभाजन में करता है। क्या देख रहे हैं, कोशिका विभाजन में तीनों काम करता है, एक तो पहला ऑक्सीजन, जिबेरलिंस और साइटोकाइनिन। यह बीजों के भ्रूणपोष एवं पौधों की जड़ों में संस्था है। जब बीजों के भ्रूणपोष में या पौधों की जड़ों में साइटोकाइनिन बनता है, यानी पौधों के जड़ में साइटोकाइनिन बनेगा या आपका बीजों के भ्रूणपोष में इसका निर्माण होता है। ठीक है, तो इसका प्रमुख कार्य देखिए, इसका प्रमुख कार्य क्या है? कोशिका द्रव के विभाजन में सहायक। कोशिका द्रव के विभाजन में सहायक, ये पहले आपने क्या देखा था? कोशिका के विभाजन में, और ये कोशिका द्रव के विभाजन में सहायक होता है। यह जीर्णता को रोकता है, यानी को रोकता है, या पर्णहरित को नष्ट होने नहीं देता है, जिस कारण पत्तियां अधिक तक हरी और ताजी रहती। कितना महत्वपूर्ण इसका महत्व है कि ये जो होता है पत्तियों का पर्णहरित को नष्ट नहीं होने देता, जिसके कारण पत्तियां हरा और ताजी बनती है। साइटोकाइनिन का यह आरएनए प्रोटीन बनाने में भी सहायक होता है। देख रहे हैं साइटोकाइनिन हार्मोन का। तो
ये पत्तियों को हरा रंग यानी क्लोरोपन हरित को नष्ट नहीं होने देता है, जिसके कारण इसके पत्ती आपका हरा भरा रहता है। अब देखिए एबिसेसिक एसिड, एबिसेसिक एसिड क्या होता है, इसको ए बी बोलते हैं, एबिसेसिक एसिड। ठीक है, तो ए बी बोलते हैं एबिसेसिक एसिड। तो इसकी खोज 1961-65 में पॉन्स एवं एडिकोट ने की थी। यह वृद्धि रोधक हार्मोन है, क्या वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन। जबकि इसके पहले आपने क्या पढ़ा था, ऑक्सिन हार्मोन, जिबरलिंस हार्मोन, साइटोकाइनिन हार्मोन, तीनों आपका वृद्धि जनक हार्मोन है, वृद्धि में मदद करता है। ये वृद्धि रोधक हार्मोन है। एफसीसी कुछ दे सकता है कि वृद्धि रोधक हार्मोन एफसीसी आपका यह ऑक्सिन और जिबरलिंस के प्रभाव को उल्टा कर देता है। ऑक्सिन और जिबरलिंस जो पौधों की वृद्धि में मदद करते हैं, जबकि यह उल्टा उसको वृद्धि को रोकने में। इफेक्ट ऑफ एब्सिसिक एसिड इन प्लांट, देखिए ऑक्सिन है, इथाइलिन है, और सेपरेशन यानी पौधों को गिरना का भी, पत्तियों को गिराने का कार्य में देखिए इसका प्रमुख कार्य क्या है, पत्तियों का विलगन यानी पत्तियों को गिरा देता है। हार्मोन ये आपका एब्सिसिक एसिड, ये हार्मोन जो है पत्तियों को गिराने का काम, यह कलियों की वृद्धि को रोक दे, वर्ष जो है उसको रोक, वो वृद्धि रोधक, यह बीजों के अंकुरण को भी रोक देता है। खराब ये हार्मोन है पौधों में, पौधों का, पौधों के माने तो ये दुश्मन है पौधों का, तो सारा काम उसको नेगेटिव को रोकने का काम कर, या पुष्पन को में बाधा होता है यानी फूल भी बनने नहीं देता है, कोशिका विभाजन और कोशिका निर्गमन दोनों को अवरुद्ध कर देता है। ये सब काम जो जिबरलिन, साइटोकिनिन और ऑक्सिन करते हैं उसको ये रोक देता है। पत्तियों का विलगन भी करता है, कलियों को भी वृद्धि रोक देता है, बीजों को भी रोकता है, पुष्पन को भी बाधा करता है, इसलिए इसको या तीन हार्मोन जो कोशिका, जिबरलिंस और साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिबरलिंस और साइटोकाइनिन बन के काम करते हैं। ठीक, अब देखिए एथिलीन या इथाइलिन हार्मोन, एथिलीन या इथाइलिन हार्मोन, इसकी खोज 1962 ईस्वी में बर्ग ने की। यह एकमात्र हार्मोन है, मात्र हार्मोन जो गैसीय रूप में पाई जाती है। तीन हार्मोन है, मात्र हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है। आपसे पूछ सकता है कि गैसीय रूप में पाए जाने वाला कौन सा पादप हार्मोन है, तो आपको कौन सा पादप हार्मोन है, आपको ये है इन या इन। फलों को पकाने में सहायक होता है, ये फल पकाने वाला हार्मोन या राइपनिंग हार्मोन, राइपनिंग हार्मोन कहते हैं। इन हार्मोन है फल पकाने में मदद करता है, ये फल पकाने वाला हार्मोन का। ठीक है, देख रहे हैं ये फल है तो इसको पकाने का काम इथाइलिन या एथिलीन हार्मोन। उसी तरह मैंगो रैपनिंग ड्यू टू इथिलीन, आपको कभी कभी कृत्रिम एथिलीन गैस का भी आप बोलते हैं, तो आप यूज करते हैं, जैसे आप कच्चा आम में वो डालते हैं और उसके बाद वो पक जाता है, उसमें है उसको क्या बोलते हैं, कार्बाइड, कार्बाइड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, कार्बाइड बोलते हैं। आप सुने होंगे आप गांव में कि कच्चा आम तोड़ा गया है तो उसमें कार्बाइड लगा दिया गया, कार्बाइड लगा दिया गया। कार्बाइड क्या देता है, ये गैस को निकालता है जिसके फल पक जाता है। प्रमुख कार्य क्या है, तो फलों को पकाने में मदद है, मादा पुष्प की संख्या में वृद्धि करता है और कृत्रिम रूप से फलों को पकाने की है, क्या करता है, कृत्रिम रूप से भी फलों को पकाने में उपयोगी होता है। देखिए नेक्स्ट देखिए फ्लोरिजेंस हार्मोन, तो यह पत्ती में निर्मित होते हैं तथा फूलों के खिलने में मदद करते हैं, ये फूल खिलाने वाला हार्मोन कहते हैं। क्या देखा, एक है फल पकाने वाला हार्मोन जिसे आपको, जिसे क्या कौन सा एथिलीन हार्मोन या
इथिलीन या एथिलीन, ठीक है, वो फल पकाने में मदद करता है। एक फूल खिलाने वाला हार्मोन है, इसे फ्लोरिजेंस बोलते हैं। देखिए इसको कैसे याद रखिए, फ्लोरिजेंस यानी फ्लोरो में फ्लावर का आ रहा है चीजें, फ्लावर फ्लावर यानी फ्लोरिजेंस मतलब फ्लावर, फ्लावर को खिलाने वाला हार्मोन है। देखिए फ्लोरीन हार्मोन्स कैसे, ये देख रहे हैं, पौधा आपका फ्लावर को खिलाने का काम, फूल खिलाने वाला हार्मोन फ्लोरिजेंस है। फुल फ्लोरिजेंस ऐसे भी मिल रहा है, फुल फ्लोरिजेंस फूल खिलाने, फूल पकाने वाला है इथाइल। एक होता है ट्राउमेटिन हार्मोन, यह एक प्रकार का डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसका निर्माण घायल कोशिकाओं में होता है, जिससे पौधे का जख्म का हार्मोन है, घायल कोशिकाओं में बनते हैं और पौधों के जख्म भरने में हैं। अभी तक आपने क्या देखा कि जितने भी आपने अभी तक पढ़ा, सभी को आप देखेंगे तो यहाँ पे पहला इस चैप्टर का पहला वीडियो कंप्लीट करते हैं। इसके आगे भी आपको पढ़ना है। देखिए जैसे इसके आगे क्या पढ़िएगा, जंतुओं में नियंत्रण समन्वय, आपको अभी हमने पादप में यानी पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में पढ़ाया है। पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में पढ़ाया, तो आपको बताया कि पौधों में तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय नहीं पाया जाता है, क्योंकि पौधा में कोई ना, यानी इसमें रासायनिक समन्वय और नियंत्रण है। तो रासायनिक समन्वय और नियंत्रण किसके माध्यम से होता है, हार्मोन के माध्यम में। कई सारा यानी 7 हार्मोन आ रहा था, इसमें 3 वृद्धि जनक थे, ऑक्सिन हार्मोन, जिबरलिंस हार्मोन और साइटोकाइनिन, ये वृद्धि को करने वाले हार्मोन। जबकि वृद्धिरोधक हार्मोन में कौन थे, एक था एब्सिसिक एसिड और एथिलीन। के अलावा हमने 2 पढ़ा था, फ्लोरिजेंस हार्मोन और ट्राउमेटिन हार्मोन। फ्लोरिजेंस को फ्लावर यानी फूल खिलने वाला हार्मोन बोलते हैं, और ट्राउमेटिन घायल कोशिकाओं में बनता है, जिससे जख्म भर। जबकि इथाइलिन को फल पकाने वाला हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। और आपको ऑक्सिन जान ही रहे, ऑक्सिन के बारे में बताए थे, जिबरलिंस भी, साइटोकाइनिन भी बताए, और एब्सिसिक एसिड है। पौधे के सभी नकारात्मक, पौधा का दुश्मन है कौन, एब्सिसिक एसिड, जिसे ये, ठीक है। तो इसके साथ ये पहला पार्ट यहीं पे समाप्त करते हैं, दूसरे पार्ट में और तीसरे पार्ट में इसके बाद आएंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। आप लोग लग रहा होगा, प्लीज करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को बताएं, ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिले और हम भी और थैंक यू।